हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे ज़रूरी, कितने लाख लोगों ने वर्ष 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है? आंसर होगा 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख लोगों ने। न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आया? तो राज्यसभा से निकल के आया। वहाँ पर एक सांसद ने विदेश मंत्री से ये सवाल पूछा था और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जवाब दिया है। और ये जवाब बता रहा है कि भारत की नागरिकता छोड़ने के मामले में, सिटीजनशिप त्यागने के मामले में ज़बरदस्त उछाल आया। और जो बेहद अमीर लोग हैं, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो भारत को छोड़कर वेस्टर्न कंट्री की ओर जा रहे हैं। न्यूज़ देख रहे हैं। और इससे क्या रहा है? इससे ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, साथ में मनी ड्रेन भी हो रहा है। ये अमीर लोग यहाँ का पैसा, मतलब उनके पास जो यहाँ पैसा था वो सब लेकर और विदेश में चले जा रहे हैं। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ये देखिए आंकड़ा, ये 2011 से लेकर 2022 तक का ये आंकड़ा है, ये ग्राफ है। 2011 में कितना था? 1.25 लाख के आसपास, 1,25,000 के आसपास। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आगे बताएंगे। और अभी हम देख रहे हैं 2.25 लाख। ये इस तरह से जो उछाल आया है, ये ज़बरदस्त उछाल है। मतलब पिछले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोग एक साल में देश छोड़ के और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली। ठीक है, अगर हम 11 साल में बात करेंगे, 2011 से लेकर 2022 के बीच में, तो 16,63,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। और ये लोग, ज़्यादातर लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, इन सब देशों में गए हैं। टोटल ये सब 135 देशों में पहुँचे हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम ये दिखा रहे हैं आपको आंकड़ा। तो 2.25 लाख लोग 2022 में गए थे। उससे पहले वाले साल में, यानी 2021 में 1,63,000 लोग यहाँ से गए थे। 2020 में कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा था तो कम हुआ, 85,000 के आसपास। ठीक है, 2019 में आप देख रहे हैं कि 1,44,000, मतलब कमी है आगे, लेकिन ये आंकड़ा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? इससे ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और मनी ड्रेन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है बड़ा चौंकाने वाला है। और 135 देशों में ये लोग गए हैं यहाँ की नागरिकता छोड़कर। ज़्यादातर लोग कहाँ गए हैं वो मैंने आपको ये सब बताया। अमीरों के भारत छोड़ो अभियान, एक तरह से कहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो भारत से, यानी यहाँ से लोग इस तरफ नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे हैं। ओके, इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन सब देशों में जा रहे हैं। और भारतीय लोग यहाँ पर देश के विकास में योगदान कर सकते थे। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन यही लोग नागरिकता छोड़ के वो जा रहे हैं। संपन्न लोग हैं, दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर अपने बेहतर जीवन स्तर के लिए, जीवन की गुणवत्ता, ज़्यादा वेतन, स्थिर राजनीतिक परिस्थिति और वहाँ का डेवलपमेंट, इन सब के लिए वो लोग जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी होगा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बेहद अमीर लोग, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उसकी बात हो रही है। तो ये कौन लोग हैं? किनको कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? वो लोग जिनके पास $1 मिलियन, या अगर हम रुपए में कहेंगे तो 8.2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। ओके, और हेनले ग्लोबल सिटीजनशिप रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत में ऐसे 3.47 लाख लोग थे। और इनमें से 1.49 लाख जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग हैं, वो सिर्फ 9 शहरों में थे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद है। ठीक है, अब सवाल ये भी है, आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये लोग पश्चिमी देशों की ओर या ऑस्ट्रेलिया की ओर या ऐसे अमीर देशों के पास कैसे पहुंच जा रहे हैं? इतनी आसानी से कैसे इतने लाखों लोगों को नागरिकता मिल जा रही है? तो देखिए, वेस्टर्न कंट्री ने किया ये कि उन्होंने चाहा पैसे, तो निवेश के बदले नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो अमीरों के लिए उन देशों में
लंबे समय तक का शुरुआत में वीज़ा मिल जाता है, और वीज़ा लेने के बाद लंबे समय का वीज़ा, कई सालों का वीज़ा एक साथ मिल जाता है। उसके बाद उनकी नागरिकता की प्रक्रिया आसान हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे तो अमेरिका में US EB-5 वीज़ा होता है, पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा होता है, ऑस्ट्रेलियन गोल्डन मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है। ओके, ग्रीस में भी ऐसा ही है, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये सब जो होता है ना, इन सब की शर्त होती है। जैसे अगर अमेरिका की बात करेंगे US EB-5 वीज़ा, तो उसमें ये शर्त है कि 5 से 7 वर्षों की अवधि में $8 लाख या कहें 6.6 करोड़ रुपए उतना वहाँ पर निवेश करना होता है, और अमेरिकी नागरिकों के लिए कम से कम 10 अस्थायी नौकरी क्रिएट करना होता है। और अगर ऐसा कर लिया, क्योंकि अमीर हैं तो अमीर नौकरी दे सकते हैं, तो ऐसे में वो वीज़ा पाने वाले लोग 5 साल के बाद वहाँ के नागरिक बन सकते हैं, अमेरिका के पात्र हो जाते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी है, गोल्डन वीज़ा है वहाँ। तो वहाँ पर इस वीज़ा के तहत 5 लाख यूरो निवेश करना होता है या संपत्ति खरीदना होता है, और फिर वहाँ के 10 पुर्तगालियों को नौकरी देना होता है, और इसके 5 साल के बाद वो व्यक्ति नागरिकता ले सकता है पुर्तगाल के। और उससे क्या होता है, 150 से ज़्यादा देशों में यात्रा कर सकता है बिना वीज़ा के, वहाँ के अगर नागरिकता प्राप्त कर ली तो पुर्तगाल के। ऐसे ही अमेरिका और भी ज़्यादा देशों में वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये अमीर लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। द हिंदू का ये कहना है, रिपोर्ट भी है इस पर, बहुत अच्छा, पूरी रिपोर्ट बहुत अच्छी पब्लिश हुई है 20 फरवरी को। इसका कहना है कि आज अमीर परिवार बेहतर स्वास्थ्य, खुला और लचीला कारोबार माहौल चाहता है। बेहतर माहौल हो और बेहतर शैक्षणिक और पेशेवर अवसर हो, ताकि उसके बच्चों को भी नौकरी प्राप्त करने या बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से ख़ासतौर पे लोग नागरिकता बदल रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तमाम एग्जामिनेशन, UPSC हो, UPPSC हो, BPSC हो या SSC हो, उन सब में ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे पॉइंट। और इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डेली का PDF होता है, वो फ्री होता है, तो सरकारी जॉब में उसका जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का यानी पिछले साल का जो करंट अफेयर्स का ईयरली बुक है वो बेस्ट सेलर है अमेजन पे, और 3 दिन के लिए अमेजन ने बहुत बड़ी छूट रखी है इस पर परचेज करने पर। तो आप देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ओके। और हाँ, अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो आपके काम आ सकता है ये मेंबरशिप है। 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी, और इसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़। तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ताकि चेक कर सके कि कैसी तैयारी चल रही है। बुक्स पे डिस्काउंट भी है, तो मेंबरशिप देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारे सवाल तमाम एग्जामिनेशंस में शानदार ढंग से टकराते हैं। अभी हाल ही में BPSC में बहुत बेहतरीन तरीके से टकराया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शव अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसके लिए मरीजों की अधिकतम उम्र का प्रावधान को समाप्त कर दिया है। तो ये कितना था? एक लिमिट था पहले, आंसर का 65 ईयर्स। और न्यूज़ देख रहे हैं आप कोई लिमिट नहीं है एज की ट्रांसप्लांट कराने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं शव अंग, यानी ऐसे मामले जो एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई या किसी वजह से डेथ हो गई है, उसका ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। तो ऐसा ऑर्गन लेने वाला व्यक्ति यानी ट्रांसप्लांट जो कराना चाहता है, अब इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रह गई है, ठीक है। 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के लोग भी, मतलब उससे कम या उससे ज़्यादा उम्र के लोग भी अब ट्रांसप्लांट करवा सकेंगे इस तरह के अंग प्रत्यारोपण का, ठीक है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उसने अभी हाल ही में ये फैसला किया है, और राष्ट्रीय अंग उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी उसमें बदलाव किया, उसके एक भाग में बदलाव किया। तो दरअसल इसके अनुसार किसी व्यक्ति को ऑर्गन की अगर आवश्यकता है, ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता था, और उसमें उसकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर होती थी, मतलब उससे कम होना चाहिए था। लेकिन ये सवाल उठा कि
अगर ऐसा है तो उससे राइट टू लाइफ का उल्लंघन होता है। तो ये सवाल ये भी हो सकता है कि ये नियम क्यों बदला गया है, 65 ईयर की जो लिमिट थी उसको आगे क्यों कर दिया गया, कोई एज लिमिट नहीं रखा गया, ऐसा क्यों? तो इसी वजह से, क्योंकि इसे जीने का जो अधिकार था यानी राइट टू लाइफ, उसका उल्लंघन हो रहा था। तो उसी के वजह से सरकार ने तय किया कि अब किसी भी आयु के व्यक्ति ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है शव अंग प्रत्यारोपण की। अगर कोई फैमिली का मेंबर ऑर्गन डोनेशन देना चाह रहा था पहले भी, जिसकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है, तो वो हो जाता था। ओके, लेकिन किसी शव अंग प्रत्यारोपण का मामला नहीं हो पाता था। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग थे जिनको अंगों की ज़रूरत थी, ऑर्गन की ज़रूरत थी, तो उनको दिक्कत होती थी। ठीक है, इसके अलावा ये भी सरकार ने किया है कि ऑर्गन डोनेशन की रजिस्ट्री के लिए कोई भी सरकार चार्ज नहीं कर सकती है। तो अगर सवाल हो कि कितने ट्रांसप्लांट हुए हैं इंडिया में, तो 2022 का आंकड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ। टोटल 15,561 ट्रांसप्लांट हुए और इनमें से 12,791 जीवित डोनर से अंग प्राप्त हुए, और जो जिन लोगों की डेथ हो गई थी और उनके अंगों को ट्रांसप्लांट किया गया, दूसरे जीवित व्यक्ति में लगाया गया, ऐसे मामले 2,765 थे। ठीक है, तो ये हुआ है, और ये जो बदलाव है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताएं जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आंसर होगा इसका इंदौर नगर निगम। ठीक है, देश का ऐसा पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, और इसके माध्यम से उसने 244 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, 244 करोड़ रुपए। ठीक है, इतने के पीटीआई का ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये रहा इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़। इस रकम से क्या होगा, इसका इस्तेमाल 60 मेगावाट के सोलर प्लांट वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए होगा। वैसे सोलर पावर प्लांट पंपिंग स्टेशन जो है उसके लिए टोटल खर्च आएगा 305 करोड़ रुपए, लेकिन कुछ पैसा सरकार और नगर निकाय वो खुद भी लगा रहे हैं, और बाकी पैसे, बाकी रकम जो है ना वो ग्रीन बॉन्ड के जरिए यानी 244 करोड़ रुपए ये निकाले गए हैं। ओके, दरअसल ये नगर निगम ने ये सोचा वहाँ के कि वाटर पंपिंग प्लांट की वजह से एक साल में लगभग 300 करोड़ रुपए की बिजली का खर्च होता है, तो उस खर्च को कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए प्लान किया गया, और इसे फरवरी 2022 में अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था इस बॉन्ड को, और ये सब्सक्राइब हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होंगे, तो प्लांट का जो बिजली होगा, सोलर प्लांट का बिजली है, तो उससे बिजली का जो बिल आता था बहुत मोटी रकम 300 करोड़ के आसपास, उसका खर्च बचेगा। एक साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण स्वच्छ करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और अगर हम सवाल करें कि ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार बॉन्ड जारी करता है और उसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में किया जाए तो उसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, और बॉन्ड के माध्यम से फंड इकट्ठा किया जाता है। बॉन्ड का मतलब हुआ एक तरह से एक दूसरे रूप में आप कह सकते हैं एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के टाइप का, मतलब हमने बॉन्ड खरीद लिया, एक तरह से पैसे हमने दे दिए दूसरे को और वो फिक्स हो गया। चूँकि ये सरकारी निकाय है, नगर निकाय है, नगर निगम है, तो इसलिए यहाँ पैसे फंसने के चांसेस नहीं होते हैं और इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और ये बॉन्ड अलग अलग समय सीमा की होती है। जैसे ये वाला जो बॉन्ड है वो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल का है, और उसमें 8.41 से लेकर 9.42% इंटरेस्ट यानी ब्याज वो पर ईयर का वो मिलेगा इसके ज़रिए। ठीक है, तो जैसे ही समय पूरा हो जाएगा तो ये नगर निगम इस बॉन्ड की राशि को जिन लोगों ने खरीदा है उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इंदौर नगर निगम की भी बात करें, मेयर कौन है अभी, पुष्यमित्र भार्गव। ठीक है, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू।
ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। फरवरी में अभी चुने गए हैं, चुनाव हुआ। और वो किसकी जगह लेंगे, किस राष्ट्रपति की? तो अब्दुल हामिद इससे पहले थे, हैं अभी भी, और उनका कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो 24 अप्रैल को ही अब नए प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। ठीक है, इससे पहले अब्दुल हामिद वो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वहाँ के संविधान के अनुसार बांग्लादेश के 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब नए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। बांग्लादेश की बात हो रही है। इसकी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या है? टका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता का नाम बताएं जिन्होंने एक न्यूज़ चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस्तीफा दे दिया, या कहीं इस्तीफा देना पड़ गया उनको। कुछ ऐसी बातें कहती थी उन्होंने। आंसर होगा चेतन शर्मा। ठीक है, तो चेतन शर्मा ये रहे। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और उस दौरान चेतन शर्मा ने ये खुलासा किया कि जो पूर्व कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली, उनके बीच में अहंकार का टकराव था, और इसी कारण कोहली को कप्तान के रूप में कप्तानी मतलब छोड़नी पड़ी थी कोहली को। और इसके अलावा भी कई और खुलासे किए जिससे पूरा तहलका मच गया। तो इसके बाद उन पर काफ़ी दबाव था और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। बीसीसीआई की बात हो रही है। प्रेसिडेंट कौन है अभी? रोजर बिन्नी। सेक्रेटरी जय शाह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने फरवरी 2023 में इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम बताएं। क्या नाम है उनका? इस्तीफा दिया है। आंसर होगा डेविड मालपास। ठीक है, देखिए उनका कार्यकाल जो है ना 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन 1 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और वो 30 जून 2023 को पद छोड़ेंगे। ठीक है, अभी फरवरी है, तो कुछ महीने बाद जून में ये पद छोड़ने वाले हैं। और न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। कब बनाया गया था उनको, ये जिम्मेदारी कब मिली थी डेविड मालपास को? और फोटोग्राफ ये रहा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो 2019 में ये जिम्मेदारी मिली थी। और आपको बताऊँ कि पारंपरिक रूप से अमेरिका जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को चुनता है, नॉमिनेट करता है, बाद में उसको ओके कर दिया जाता है। और दूसरी एक और संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके चीफ को यूरोप चुनता है। ठीक है, तो एक तरह से एकाधिकार है इन सब ऑर्गेनाइजेशन पर उनका। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सदस्य देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के लिए आर्थिक सहयोग देना। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, USA में। स्थापना हुई थी 1944 में। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जो बात हो रही है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है ये समझना भी ज़रूरी है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कन्फ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? वर्ल्ड बैंक का काम है जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उसके लिए सदस्य देशों को मदद करना। इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बड़े बड़े उद्योग या डैम बनाने हैं या कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का क्या काम है? उसका काम है जो देश बर्बाद हो गया है, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ध्वस्त हो गया है, तो उसे बचाने का काम करना। जैसे अभी पाकिस्तान की दुर्दशा है, दिवालिया होने के कगार पर है, कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं उसके पास, तो बिल्कुल हाथ जोड़ रहा है IMF के सामने, और वो फिर IMF उसे फंड देगा। जैसे कि श्रीलंका को कुछ फंड दिया गया है, ठीक है, ताकि देश को चला सके और देश जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, केवल कर्ज के पैसे से नहीं हो, मतलब कुछ कर्ज मिलेगा उससे वो उबारने का काम करे। ठीक है, तो ये फ़र्क है वर्ल्ड बैंक और IMF में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया, किस सॉन्ग को लॉन्च किया गया? आंसर का इसका मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं भारत हूँ, मुखरा यही कहेंगे इसको, ये मैं भारत हूँ, ये है सॉन्ग इसका। ओके, तो लोगों से वोट डालने की अपील करने के लिए इस सॉन्ग को ये प्रोत्साहित मतलब किया जा रहा है, मतलब वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये सॉन्ग जारी किया गया है। ओके,
और 2023 में जो भी चुनाव हैं विधानसभा के और लोकसभा के जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उन सब में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस सॉन्ग का खूब यूज़ किया जाएगा। ओके, इसे किसने बनाया है और कितनी भाषाओं में इसे तैयार किया गया है? तो बहुत सारी भाषाओं में, हिंदी और 12 अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उन सब में इसको लॉन्च किया गया है। किसने तैयार किया है? तो सुभाष घई फाउंडेशन के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने इसे तैयार किया है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की। कौन कौन है इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 फरवरी को। हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी और 2008 से लगातार मनाया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय क्या है? जो समाज में पिछड़ा है वर्ग, उसको, जो आगे का वर्ग है उसके जैसा बनाने के लिए उनको विशेष रियायतें देना और उनको बराबर लाना, ऐसे मौके देना कि वो जो अग्रे हैं, जो समाज में आगे हैं, उनके साथ आके खड़े हो सके। तो इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अरब देश ने पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट, उनका नाम क्या है? रियाना बरनावी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अरब देश ने पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए तय किया, डिसाइड किया? नाम क्या है उनका? रेना बरनावी। आंसर होगा इसका सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब उसने ये तय किया है कि वो महिला को भेजा, तो उस देश की भी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, ये एस्ट्रोनॉट होंगी महिला, और अरब देशों के बीच में भी होंगी। ठीक है, तो उनका नाम तय कर दिया गया है और वो जाएंगी। उनके साथ कुछ और भी लोग जाएंगे, पूरी टीम जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, तो अरब देशों में से जो सऊदी अरब है उसमें उसने ये फैसला किया है इनको भेजना का। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अरब देश जो है ना वो अपनी रूढ़िवादी छवि को लेकर काफ़ी चर्चित रहा है और वो इसको बदलने के लिए कदम उठा रहा है। किस तरह की रूढ़िवादी? तो जैसे महिलाओं को पुरुष अभिभावक के बिना गाड़ी चलाने की इजाज़त पहले नहीं थी, पुरुष अभिभावक के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। तो ये सब जो बंदिशें थी उसको तोड़ा गया वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से अब वहाँ कहा जा रहा है कि अलग तरह का बदलाव आ रहा है और उसी के एक नए कदम के तहत वहाँ की सरकार ने ये तय किया है, वहाँ के शासन व्यवस्था ने। सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, राजधानी क्या है? रियाद। मुद्रा क्या है? सऊदी अरब रियाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत ने 13 जिलों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है? आंसर होगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मांग की है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि वो प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होगा और उसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलते ही करीब 40,000 करोड़ का अनुमान है इस प्रोजेक्ट के में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, तो उसमें यही है कि उद्देश्य ये कि दक्षिणी राजस्थान में नदियों की सहायता से बारिश का पानी को इकट्ठा किया जाए ताकि राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी ज़िले हैं उन सब में पानी की कमी को दूर किया जा सके। ओके, नदियों का इस्तेमाल करके वाटर चैनल बनाने की योजना है। चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, कुन्नू, पार्वती, काली सिंधी, इन सब को मिलाकर। ओके, किन किन ज़िलों में राजस्थान के ये फ़ायदा मिलने की संभावना है? तो टोटल 13 ज़िले हैं, झालवाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। ओके, राजस्थान मैप में ये रहा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ पर, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर होगा जालंधर। कब से कब तक ये आयोजन है? 16 फरवरी को शुरू हुआ है, उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब तक चलेगा? 27 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, वहाँ पर देश भर से जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है और वहाँ पर तमाम तरह तरह के शिल्पकार वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, शिल्प, खान पान, बिजनेस, इन सब के नए नए तरीके और पारंपरिक तरीके जो हैं उनके, वो सब वहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? आंसर होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, लिविंग यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ जीवंत कार्यक्रम चल रहा हो, जैसे बच्चों का पढ़ना है। देखिए, सामान्य तौर पर जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा है ना, वो मृत या फिर कहें अमूर्त स्मारक, उनको दिया जाता है। और ये मूर्त स्मारक है, यानी लिविंग है ये यूनिवर्सिटी, तो उसे ये दर्जा दिया जाएगा। तो यूनेस्को ने ये कहा है कि अप्रैल या मई तक जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट होगी उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, पश्चिम बंगाल में। ओके, और शांति निकेतन में स्थित है ये, काफ़ी शानदार ये यूनिवर्सिटी है। ओके, तो यूनेस्को, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय पेरिस में। डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? आंड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में नकल विरोधी अध्यादेश को लागू किया? आंसर का उत्तराखंड, और इसको देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कहा जा रहा है। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, तो उन्होंने ही इस अध्यादेश को यानी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है और ये लागू हो गया है। दरअसल वहाँ क्या हुआ मामला ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर लीक के मामले और घपले के मामले बहुत से ज़्यादा आ रहे थे, और इसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज हुआ, बहुत पिटाई हुई बच्चों की, और जब देखा गया कि इससे क्या हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है सरकार के लिए, तो उसने कहा कि हम सबसे सख्त कानून बना रहे हैं। ओके, और इस कानून में ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो 3 वर्ष की सज़ा या कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। यदि वो अभ्यर्थी दोबारा पकड़ा जाता है तो 10 वर्ष की सज़ा या कम से कम 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि कोई आदमी कोचिंग संस्थान या माफिया नकल करवाता है, मतलब मदद करता है, तो उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना या पूरे जीवन के लिए जेल की सज़ा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। अगर कोई पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा, संपत्ति भी जब्त होगी। तो ये कानून जो है ना, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो यानी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उनके अभ्यर्थियों पर ही लागू होगा, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा। ओके, देखिए ये कानून तो सख्त लगाया गया है, लेकिन मामला क्या है, इस देश में आईपीसी तो है ना, उसके तहत भी बहुत सारे प्रावधान हैं नकल रोकने के और इस तरह के चीटिंग और गड़बड़ियों को पकड़ने के। लेकिन जब पूरी मशीनरी फेल हो जाती है तभी ये सब लगातार घटनाएं होती हैं। एक तो माना जाता है कि क्राइम होता है, ठीक है, तो क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस होती है, तमाम एजेंसी है। लेकिन अगर क्राइम बार बार हो वही क्राइम, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो एजेंसी फेल है। तो कानून तो सरकार ने बना लिया है, लेकिन मामला ये है कि एग्ज़ामिनेशन को सरकार कितनी सख्ती से करवा पाती है, ये मतलब होता है।
ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, राजधानी क्या है? देहरादून है शीतकालीन, और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ओके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के खिलाड़ी क्रिकेटर एरॉन फिंच, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके। 7 फरवरी को उन्होंने कहा कि T20 इंटरनेशनल से वो संन्यास ले रहे हैं। इससे पहले 2022 में वो ODI यानी वनडे से संन्यास ले चुके हैं। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। थोड़ी तबीयत नासाज है तो इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया था, कल और परसों में। कोशिश होगी रेगुलर आपको वीडियो मिल जाए सुबह की सुबह। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल।